हेलो बच्चों, हम वापस आ चुके हैं आपके बीटीएस साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने आपको कहा था कि विश्वास बैच जो आपका चल रहा है उसका आज फिजिक्स का एपिसोड 3 है, जिसमें आप देखने वाले हैं विश्वास बैच फिजिक्स का एपिसोड नंबर 3 जो कूलम्स लॉ से रिलेटेड होंगे। और 20 मिनट के अंदर आप कूलम्स लॉ को पूरा देख लेंगे, जबकि यह कम से कम अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो कम से कम 15 लेक्चर्स का होता है, लेकिन इसको हम 20 मिनट के अंदर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो गौर से आप देखिएगा, कहीं भागेगा नहीं, जुड़े रहिएगा। और हम आ रहे हैं आपके सामने लेकर। चलिए देखिए, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि कूलम का नियम आया क्यों, किसके लिए आया। कूलम तो वैज्ञानिक का नाम है, किसके लिए आया। तो सबसे पहला जो टॉपिक है कूलम्स लॉ यानी कूलम का नियम, ये किसके लिए आया। तो ये आया विद्युत बल को कैलकुलेट करने के लिए। तो विद्युत बल क्या होता है भाई, तो आप जानते हैं कि अगर कोई चार्ज Q1 है, एक चार्ज यहाँ Q2 है, अगर आप यहाँ पर कुछ दूरी पर इसको r दूरी पर रख देते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को या तो आकर्षित करेगा, ये आकर्षण वाला चिन्ह है, और या तो विकर्षित करेगा। मतलब दोनों अगर प्लस या माइनस है तो ये एक दूसरे को विकर्षित करेगा। एक प्लस और एक माइनस है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो ये सिंबल दिखा रहा है कि ये आकर्षण है और ये सिंबल दिखा रहा है कि ये विकर्षण है। दैट मीन्स दो आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण जो लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत बल। और विद्युत बल कैसा राशि है, सदिश राशि है। और सदिश राशि जो भी होते हैं उसमें परिमाण भी होते हैं और दिशा भी होते हैं। अब कहता है कि इसी विद्युत बल के परिमाण और दिशा को कैलकुलेट करने के लिए कूलम साहब ने नियम दिया, उसी को हम जानते हैं कूलम का नियम। अब देखते हैं कूलम का नियम आखिर में है क्या। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि विद्युत बल है क्या। इसको थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं विद्युत बल के बारे में। अब विद्युत बल जस्ट लाइक अभी आप देखे थे कि अगर दो प्लस चार्ज आपका कुछ दूरी पर व्यवस्थित होता है, यह एक दूसरे को क्या करेगा, विकर्षित करेगा, यानी विकर्षण होगा। दो माइनस अगर है कुछ दूरी पर, एक दूसरे को क्या करेगा, विकर्षण करेगा। एक प्लस हो जाए और एक माइनस हो जाए तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षण करेगा। तो कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को ही क्या बोलते हैं, विद्युत बल। अब कहता है कि यह कैसी राशि है। तो भाई कहता है कि ये जो है आपका सदिश राशि है और इसका SI यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन। दुनिया का कोई भी बल है तो उसका SI मात्रा क्या होता है, न्यूटन। CGS मात्रा क्या होता है इसका, तो डाइन होता है। तो दुनिया का कोई भी आपका बल है तो वह आपका SI मात्रक न्यूटन होता है और CGS मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। दोनों के बीच कुछ रिलेशन भी होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। ठीक है, ये याद रखिएगा। 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁵ डाइन। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, देखते हैं। कहता है कि दुनिया का कोई भी बल है उसके पास प्रॉपर्टीज होता है। तो ठीक इसके पास भी प्रॉपर्टीज होगा, गुण होगा। तो वही देखिए यहाँ पे विद्युत बल के गुण में देखते हैं। तो सबसे पहला गुण इसका कहता है कि इसकी प्रकृति आकर्षण भी हो सकती है और विकर्षण भी हो सकती है। इसकी प्रकृति कैसी हो सकती है, आकर्षण या विकर्षण प्रकृति की होती है। अब अगर यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें दूसरे गुण में, यह माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर क्या करता है, निर्भर करता है। यानी माध्यम का मतलब क्या हुआ कि हवा, पानी, केरोसिन, बेंजीन, ETC। अब ये हम क्या बोलना चाह रहे हैं थोड़ा समझिए। मान लीजिए कि एक चार्ज यहाँ प्लस है, दूसरा चार्ज यहाँ पे भी प्लस है। दोनों के बीच में पहले मान लीजिए कि हवा भरा हुआ था, फिर इसके बीच में क्या भर दिए, पानी, फिर क्या भर दिए, केरोसिन। तो ये जो आप भर रहे हैं इसकी को बोलते हैं माध्यम। तो दो आवेशों के बीच बल जो लगेगा वह निर्भर करेगा, इस माध्यम पर निर्भर करेगा। यानी कि माध्यम पर निर्भरता है तो हम कह सकते हैं कि विद्युत बल दो आवेशों के बीच लगने वाले दो आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल है वह दोनों आवेश के बीच रखे गए माध्यम पर निर्भर करता है। उसके बाद तीसरा देखिए क्या कर रहा है, यह संरक्षी होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कहता है कि अगर मान लीजिए कि कोई आवेश है, इस पर आपका विद्युत बल लग रहा है F, और ये विद्युत बल के अधीन अगर एक चक्कर लगा दे तो कहता है कि W एक्सटर्नल का मान जो होता है, यानी कुल कार्य का जो मान होता है, नेट कार्य जो होता है W नेट, वह क्या होता है, 0। तो किसी बल के अधीन अगर एक चक्कर लगाया जाए
और कुल कार्य का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ऐसे बल को क्या बोलते हैं, संरक्षी बल। तो यहाँ पे आपका 3-4 ऐसे बल हैं जो संरक्षी होते हैं, जैसे विद्युत बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्प्रिंग बल। ये 4 ऐसे बल हैं जो संरक्षी होते हैं, बाकी क्या होते हैं, असंरक्षी होते हैं। उसके बाद आइए क्या कह रहा है, चौथा केंद्रीय बल है। कैसा बल है, केंद्रीय बल है। अब ये क्या कह रहा है, सो देखिए, केंद्रीय बल का मतलब हुआ कि जैसे कोई आवेश है तो इसका सेंटर होता है, और दूसरा है तो उसका भी सेंटर होता है। तो मान लीजिए कि इस पर माइनस चार्ज था और इस पर क्या था, प्लस चार्ज था। तो जितने भी चार्ज होते हैं उसका सेंटर होता है। तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो सेंटर से सेंटर को आकर्षित करेगा, मतलब यह इसके सेंटर को आकर्षित करेगा और ये इसके सेंटर को आकर्षित करेगा। इसका मतलब सेंट्रल फोर्स होता है, केंद्रीय बल होता है, केंद्र से केंद्र लगता है। यह एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब आपका यह बहुत दूरी पर भी अगर है, जैसे अगर ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, दोनों के बीच 1 सेंटीमीटर दूरी है तो बल तो लगेगा ही। लेकिन अगर इसके बीच में अगर 1000 किलोमीटर भी रहे तो भी बल लगेगा। फर्क ये होगा कि नज़दीक में बल ज़्यादा लगेगा, दूर में बल कम लगेगा। इसका मतलब लॉन्ग रेंज फोर्स है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। मतलब न्यूटन का कूलम का नियम कहता है कि F समानुपाती होता है 1/r²। इसको बोलते हैं दूरी, इसको बोलते हैं वर्ग। तो दूरी के वर्ग, नीचे है तो व्युत्क्रमानुपाती, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का क्या करता है, पालन करता है, जो आगे देखेंगे। इस पॉइंट को देखिए, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स न्यूक्लियर फोर्स से क्या होता है, छोटा होता है। मतलब नाभिक में लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं, और विद्युत बल जो होता है नाभिकीय बल से कमजोर होता है। लेकिन बाकी जितना भी बल होता है सबसे ज्यादा मजबूत कौन होता है, विद्युत बल। विद्युत बल नाभिकीय बल से कमजोर, लेकिन बाकी बल से क्या होता है, मजबूत होता है। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगर हम देखने की कोशिश करें, इस पॉइंट्स को अगर हम देखने की कोशिश करें तो क्या हो रहा है, सो देखिए कूलम साहब का नियम क्या कह रहा है। नियम जानिए, कहता है एक चार्ज यहाँ पर हम Q1 लिए हैं, एक चार्ज यहाँ पे Q2 लिए हैं, दोनों के बीच का दूरी क्या रख रखे हैं, R रख रखे हैं, और एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है। अब कहता है कि इसका परिमाण Q1 है, इसका परिमाण Q2 है। चार्ज का 2 प्रकृति होता है, प्लस और माइनस। तो यहाँ पे हम Q1 चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पे Q2 चर्चा कर रहे हैं। तो यह दोनों जो एक दूसरे को विकर्षित करेगा या आकर्षित करेगा, उसके पास कुछ तो परिमाण होगा, तो परिमाण मान लेते F होगा। तो कूलम साहब का कहना हुआ कि दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का परिमाण, परिमाण बोले तो केवल F दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती, मतलब Q1 इंटू Q2 का क्या हो गया, समानुपाती। फिर कहा कि दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F समानुपाती 1 क्या होता है, R² होता है। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। दोनों को मिला देते हैं तो नियम कहता है कि F समानुपाती बन जाएगा, जो ऊपर होता है ऊपर, जो नीचे होता है नीचे, Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, R²। समानुपाती को हटाने के लिए कांस्टेंट क्या डालते हैं, K। तो आपका फॉर्मूला बन गया F बराबर K Q1 Q2 बटा R²। अब कहता है एक्सपेरिमेंट से पाया गया है कि K का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, 1/4πε के बराबर। यानी कि इस बंदे को क्या बोला जाता है, अपसलन, जो आगे आपको मिल जाएगा। इस बंदे को क्या बोलेंगे, अपसलन। अब कहता है कि F बराबर, तब K की जगह पर इसको लिख सकते हैं हम लोग, तो 1/4πε इंटू Q1 Q2 बाय R² हो जाएगा। अब कहता है कि जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो हवा पे भी एक्सपेरिमेंट हुआ। जनरली चार्ज का काम हम लोग हवा में करते हैं क्योंकि रहते हवा में हैं। तो यहाँ पे हवा के लिए K का मान पाया गया कि 1/4πε0 के बराबर होता है। अब इसका एक नया नाम पड़ गया, अपसलन नॉट। क्या पड़ गया, अपसलन नॉट। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अब कहता है K की जगह पर तब इसको लिख सकते हैं हम, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। अब कहता है कि इसमें बहुत सारा चीज़ जो है जो आपको तंग कर रहा था, उस चीज़ को हम दूर कर लेते हैं। अब ये दूर करने की कोशिश करते हैं तो वेयर क्या कर रहा है, एप्सिलन, इसको क्या पढ़ते हैं, अपसलन, इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलन नॉट। और 1/4πε0 का जो मान होता है वह होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और एप्सिलन नोट का भी मान होता है
8.85 गुना 10⁻⁻12 फराड पर मीटर। तो ध्यान रखिएगा, एप्सिलॉन हो गया, ये एप्सिलॉन नोट हो गया जो हवा के लिए है, और हवा के लिए इतना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। कहीं भी आता है तो एक साथ आता है, यानी कि ये एक साथ गीत गाएगा, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। और इसका मान कितना हो जाएगा, तो 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो बार बार हम बोल रहे थे कि ये आपका क्या है, तो ये है एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर के गुणनफल के बराबर होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब एप्सिलॉन क्या है वो आगे जस्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब आगे आते हैं, अगर तो अभी तक जो हम पढ़े कूलम्स फॉर्मूला के तौर पे अगर हम जांच करना चाहें तो क्या है, सो देखिए पहला फॉर्मूला आप याद रखिएगा, फॉर एयर के लिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। क्लियर है। फिर आइए दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर एनी मीडियम, मतलब किसी भी माध्यम के लिए फॉर्मूला अगर पूछेंगे तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। क्लियर है। इसका फॉर एनी मीडियम का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, तो एप्सिलॉन जो है वो किसके बराबर होता था, एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर के गुणनफल के बराबर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और फॉर एनी मीडियम हो जाएगा। अब अगर अगले स्लाइडर की तरफ बात करते हैं तो आपका है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको थोड़ा बारीकी से समझते हैं। याद कीजिए हम क्या बोले थे, कूलम का नियम जो है विद्युत बल के परिमाण और दिशा को कैलकुलेट करता है। तो अभी तक जो हम पिछले स्लाइडर में देख रहे थे ये सब का सब परिमाण निकालने का फॉर्मूला था, अब दिशा भी उसमें शामिल होना चाहिए। तो दिशा के लिए अगर बात करते हैं तो दिशा के लिए ही ये सब कारनामा चला है। तो देखिए वेक्टर फॉर्म के लिए बात करें तो सिंपल सा फॉर्मूला जो आपका है वो क्या है, सो देखिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये सिंपल फॉर्मूला होता है। इन वेक्टर फॉर्म जाने से पहले थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं। क्या है भाई, एक मान लीजिए चार्ज Q1 है यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे Q2 है, और दोनों के बीच का दूरी क्या है, R है। ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, विकर्षित कर रहा है। मान लेते हैं F वेक्टर से विकर्षित कर रहा है, दोनों प्लस ही है। अब कहता है कि यहाँ पर कोई तो दिशा होगा, तो दिशा के रूप में हम क्या ले लेते हैं, R वेक्टर, R कैप या R वेक्टर। तो यहाँ पे दिशा के रूप में हम क्या ले लेते हैं, R कैप। और R कैप जो होता है ये कुछ इस प्रकार से होता है, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे R कैप जो होता है वो क्या होता है, सो देखिए ये होता है R वेक्टर बटे R वेक्टर का मॉड, ये होता है। ठीक है, यानी जहाँ कहीं भी R कैप होगा उसकी जगह पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ नीचे पॉइंट्स है, उसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल यहाँ आइए, इन वेक्टर फॉर्म में F पर वेक्टर लगा दिए, तो वेक्टर का मतलब हो गया इसके पास परिमाण भी होना चाहिए और दिशा भी होना चाहिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे R वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, यानी कि R वेक्टर के मॉड का स्क्वायर लिखिए या R स्क्वायर लिखिए, एक ही बात है। तो यहाँ पे R स्क्वायर था, हम इसको लिख दिए R वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इंटू R कैप। अब यहाँ R कैप जो है इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब ऐसा सदिश, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण क्या हो, एक हो और एक खास दिशा हो। तो यहाँ पर एक रहेगा तो इसके गुना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दिशा तो इसके पास आ जाएगा। तो ये हो गया परिमाण और ये हो गया दिशा, तो दोनों मिल करके वेक्टर बना देगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने क्या कहा, सो देखिए जस्ट मिनट, थोड़ा सा फॉल्ट आ गया, एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर रहे थे। चलिए देखिए, अब यहाँ पे कहता है कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है, तो R कैप हो गया। अब क्या कहता है, इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, R कैप के जगह पर आपको बताए कि R वेक्टर बटे क्या होता है, R वेक्टर का मॉड। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम यहाँ लिखें कि Q1 Q2 बटे R वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इंटू R वेक्टर बटे R वेक्टर का मॉड, तो ये और ये गुना हो जाएगा। तो यहाँ पावर 1 है तो 2 ये क्या हो जाएगा, 3। इसी को हम कॉपी राइट कर लेते हैं। F वेक्टर अपने जगह पे है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट अपने जगह पे है, Q1 Q2 बटे R वेक्टर के मॉड का Q कर देते हैं, क्योंकि इसके जगह पर जब सेट करेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा। इनटू में क्या हो जाएगा, R वेक्टर, ये वाला ऊपर वाला बचेगा, नीचे वाला तो गुना हो गया है। अब ये यहाँ तक हुआ वेक्टर फॉर्म।
अब ध्यान रखना है, यहाँ कैप बोलेंगे तो यहाँ स्क्वायर बोलेंगे, यहाँ वेक्टर बोलेंगे तो यहाँ पे क्यूब बोलेंगे, बस इसी बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूला है, फॉर्मूला है मतलब प्रदर्शनी लगा है। क्या प्रदर्शनी लगा है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई Q1 चार्ज है, यहाँ पे मान लीजिए कोई Q1 चार्ज है और यहाँ पे कोई चार्ज Q2 है। अब कहता है कि यहाँ 0.1 है, 0.2 है, दोनों के बीच विकर्षण लग रहा है, इसका नामकरण कैसे होता है? तो कहता है कि Q1 किसको विकर्षित कर रहा है? Q2 को। तो यानी कि Q2 पर बल लगा रहा है कौन? Q1। इसका नाम होता है F21 वेक्टर, F21 वेक्टर, यानी फोर्स ऑन 2/1, और वेक्टर का वेक्टर हो गया। अब कहता है कि इसके पास दिशा भी होना चाहिए, तो दिशा क्या होता है? तो याद रखिएगा कि तीर जो है आपका उधर चल रहा है, तो इसको हम पीछे की ओर बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब तीर कौन मार रहा है? 1। किसको मार रहा है? 2 को। इसका मतलब इसका पोजीशन बताया जाएगा इसके सापेक्ष, क्योंकि ओरिजिन एक तरह से यहाँ है, यहीं से भाला निकला है। इसका मतलब है तीर यहाँ से यहाँ लग रहा है, इसका मतलब इसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ 2, पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। जिसको भाला लगा वो पहले, जो मार रहा है वो बाद में, तो पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 वेक्टर। दूसरे तरीके से अगर बात करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए Q1 है, यहाँ पे मान लीजिए Q2 है, अगर आकर्षण हो रहा है तो क्या होगा? तो ऐसे अभी भी तो फोर्स Q2 पर कौन लगा रहा है? Q1। तो इसका चेंजिंग नहीं होगा, F21 वेक्टर ही रहेगा। लेकिन इसका दिशा देखो, तीर किसको लग रहा है? Q1 को। कौन लगा रहा है? 2। इसका मतलब पोजीशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे? 2। तो पोजीशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? 2। क्लियर है? ये आगे काम आएगा, इसलिए इसको बता दिए। चलिए, अब यहाँ पर आपको बार बार ये तंग कर रहा था एप्सिलॉन फैप्सिलॉन क्या क्या आया, तो इसका मतलब है यहाँ पर एक टर्म आप पढ़िए, विद्युतशीलता। क्या पढ़िए? विद्युतशीलता। विद्युतशीलता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? परमिटिविटी, जिसको क्या चीज से इंडिकेट करते हैं? एप्सिलॉन से। क्या चीज से इंडिकेट करते हैं? एप्सिलॉन से। ठीक है, अब ये विद्युतशीलता क्या है? आप थोड़ा सा बैक जाइए। बैक में हम आपको बोले थे अगर यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, इसके बीच हवा रखो, पानी रखो, बेंजीन रखो, केरोसिन रखो, कुछ भी रखो, माध्यम को चेंज कर दो, माध्यम अगर चेंज होगा तो बल भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये बोले थे। कौन सा बल चेंज होगा? विद्युत बल चेंज होगा। इसका मतलब है दोनों के बीच आप हवा रखिए, पानी रखिए, हर एक में कुछ गुण है जो विद्युत बल के परिमाण को क्या कर रहा है? परिवर्तित कर देता है। ध्यान रहे, उसके दिशा को नहीं परिवर्तित करेगा, केवल किसको परिवर्तित करेगा? परिमाण को। तो परिमाण परिवर्तित हुआ तो विद्युत बल तो परिवर्तित हो ही जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि हम जो माध्यम रखेंगे, चेंज करेंगे, तो विद्युत बल का परिमाण परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। इसका मतलब है कि ये विद्युत बल माध्यम पर निर्भर कर रहा था, और जिस गुण के कारण ये परिवर्तित करता है उसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता। यानी विद्युतशीलता किसी पदार्थ का, किसी माध्यम का वह गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत बल के परिमाण को परिवर्तित कर देता है, और इसे क्या चीज से इंडिकेट करते हैं? एप्सिलॉन से। और एप्सिलॉन का जो मात्रक होता है वह होता है फराड पर मीटर। ध्यान रखना, एफ का मतलब क्या होता है? फराड पर मीटर। अब आइए, विद्युतशीलता को किस वर्ड से जाना जाता है? कहीं कहीं पर एग्जाम्पल जो मिलता है बुक में, जो मिलता है वो आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक प्रावैद्युतांक के नाम से जाना जाता है। आपेक्षिक प्रावैद्युतता, आपेक्षिक प्रावैद्युतता या आपेक्षिक प्रावैद्युतांक। हवा के लिए आपेक्षिक प्रावैद्युतांक का मान क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट, और वह मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 फराड पर मीटर। यानी हवा का आपेक्षिक प्रावैद्युतता इतना के बराबर होता है। इसको निरपेक्ष विद्युतशीलता भी कहते हैं, निरपेक्ष विद्युतशीलता भी कहते हैं, विद्युतशीलता को निरपेक्ष विद्युतशीलता भी कहते हैं। अब इसी में एक आता है सापेक्ष विद्युतशीलता। न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से ये थोड़ा सा अच्छा होता है। तो सापेक्ष विद्युतशीलता यानी सापेक्ष मतलब होता है तुलना करना। तो किसी माध्यम का तुलना जब हम करते हैं एक दूसरे से, तो वहां पर आपका आता है। तो उसके लिए अगर फॉर्मूला आप राइट डाउन करना चाहते हैं तो एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना है, मतलब किसी माध्यम की विद्युतशीलता में हवा की विद्युतशीलता से भाग लगा देते हैं, तब क्या बनता है? एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? के। मतलब सापेक्ष विद्युतशीलता को दूसरा नाम क्या देते हैं? प्रावैद्युतांक। इसको एप्सिलॉन आर से या क्या चीज से इंडिकेट करते हैं? के से। अब कहता है इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला हो गया एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखो तो ये गुना हो जाएगा, कोना कोनी गुना होगा, तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा
एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और यही पीछे हम यूज किए थे। अब आइए, हवा के लिए, फॉर एयर के लिए के का मान क्या रखा जाता है? 1। ध्यान रखना है, हवा का अपेक्षिक विद्युतशीलता ये है, लेकिन आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो उसका होता है, यानी कि सापेक्ष विद्युतशीलता होता है, वो कितना होता है? के होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बात करें, केरोसिन, बेंजीन, ईथर, ये सब होता है, तो उसका 2 से लेके कहाँ तक होता है? 50। फॉर वाटर के लिए के का मान 80 या 81 होता है, कहीं कहीं 80 मिल जाता है, कहीं कहीं 81। न्यूमेरिकल के काइंड ऑफ व्यू से आप 80 यूज कीजिए, जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। फॉर मेटल के लिए बात करते हैं तो ये होता है धातु, मेटल का हिंदी क्या हो गया? धातु। धातु के लिए होता है इन्फिनिटी। ध्यान रखना है, धातु का सापेक्ष विद्युतशीलता कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। ठीक है, विद्युतशीलता भी इन्फिनिटी मान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा गुना हो जाता है। अब यहाँ पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं इसको, तो जस्ट लाइक तो पेज आपका यहाँ तक आपका क्लीन है। तो आज के एपिसोड में बस यहीं तक हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कूलम्स लॉ पे आधारित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो किस टाइप से होंगे, उसको हल करने का टेक्निक क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही देखते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय BTS।